हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जैकोबियंस। तो आइए देखते हैं कि जैकोबियंस में क्या पढ़ना है आपको। जैसा कि इसका नाम है चैप्टर का जैकोबियंस। पहला पॉइंट है व्हाट इज जैकोबियन, जैकोबियन क्या होता है। दूसरा मेथड्स ऑफ फाइंडिंग जैकोबियंस, जैकोबियंस को कैसे इवेलुएट करेंगे। और तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ जैकोबियंस। इस चैप्टर में मेनली दो एक्सरसाइजेस हैं। पहली एक्सरसाइज, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो इन दोनों से रिलेटेड होंगे, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 से, यानी कि जैकोबियन को एवेलुएट किया जाएगा। जैकोबियन को एवेलुएट करने के लिए दो तरह के फंक्शंस हैं, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। तो दो आर्टिकल इसमें पढ़ेंगे आप पहली एक्सरसाइज के लिए। और फिर है कि एप्लीकेशन ऑफ जैकोबियन, कि जैकोबियन को कहाँ यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें डिफिनीशन क्या है जैकोबियन की। डिफाइन जैकोबियंस। तो along with the study of partial derivatives and application of determinants, आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट्स आपने 12th क्लास में पढ़ी हुई हैं। तो इन दोनों को लेकर के, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिटर्मिनेंट्स को लेके जैकोबियन ने एक डिटर्मिनेंट डिफाइन करी, एक फंक्शनल डिटर्मिनेंट डिफाइन करी, जिसको हम जैकोबियन कहते हैं। बेसिकली जैकोबियन एक डिटर्मिनेंट ही है, लेकिन उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं और डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना होगा। और जिसका एप्लीकेशन है, जो मैंने कहा 3 नंबर पे पॉइंट था अभी, कि एप्लीकेशन क्या होगा। फंक्शंस जो होते हैं वो डिपेंडेंट भी होते हैं और इंडिपेंडेंट भी होते हैं। इनकी नॉलेज हम आपको आगे के लेक्चर्स में देते रहेंगे। और उनको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जैकोबियन का यूज़ करते हैं। तो जैकोबियन इज़ लाइक ए टूल, ऐसा टूल है जिससे पता लगा सकते हैं कि फंक्शंस हमारे डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट, जिसको कि हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे या सेकंड लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, C.G. जैकब जैकोबी, ये मैथमेटिशियंस हैं, इनका नाम है, इनके नाम पर ही ये चैप्टर का नाम है। इंट्रोड्यूस्ड द नोटेशन ऑफ जैकोबियंस विच इज़ ए फंक्शनल डिटर्मिनेंट ऑफ सेवरल फंक्शंस, यानी ये फंक्शनल डिटर्मिनेंट होती है। इट इज़ मोस्ट यूजफुल इन मेनी एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसी से हम आगे बढ़ पाते हैं, कैलकुलेशन कर पाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू डिटरमाइन वेदर गिवन सेट ऑफ फंक्शंस इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की डिस्कशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज जो बेसिक लेक्चर है वो जैकोबियंस को डिटरमाइन करने के बारे में है, जिसमें कि आज आप एक मेथड सीखेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में दूसरा मेथड सीखेंगे। तब जब थर्ड लेक्चर हमारा आएगा, तब उसमें जा करके लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फंक्शंस क्या होते हैं और जैकोबियंस की मेथड से उन्हें कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, ये सीखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास फंक्शंस हैं, इन्हें डिपेंडेंट दिया हुआ है आपके पास u1 यहाँ पर जो फंक्शन लिया गया है एज पर डिफिनीशन वो है x1 का फंक्शन, x2 का फंक्शन अप टू xn, यानी यहाँ पर n डिपेंडेंट है, u1 u2 un, और n ही इंडिपेंडेंट है, x1 x2 xn। ठीक, डिफिनीशन के टाइम पर। अब यहाँ पर u2 एक फंक्शन है जो कि डिपेंडेंट है, और ये फंक्शन है x1 का, x2 का और अप टू xn का। ऐसे आप चलते चले जाइए। तो आपने फंक्शन ले रखे हैं, यानी डिपेंडेंट जो लिए हैं वो n लिए हैं, u1 u2 un, और ये आपके पास आया u1, यानी कि x1 x2 और ये आपका आया xn। ठीक, तो डिपेंडेंट u1 u2 un, इंडिपेंडेंट x1 x2 xn। अब हम जो जैकोबियन निकालेंगे वो ये डिटर्मिनेंट ही होती है, इसको याद करना होगा आपको। आप यूँ समझ सकते हैं कि u1 फर्स्ट रो को डोमिनेट कर रहा है, u2 सेकंड को कर रहा है। यानी देखिए यहाँ पर डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन x2, यानी यहाँ पर u1 के ही डेरिवेटिव लिए गए हैं। किसके रिस्पेक्ट में? एक बार x1 के रिस्पेक्ट में, एक बार x2 के रिस्पेक्ट में, अप टू xn। अब n क्रॉस n की डिफिनीशन है, वैसे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आएंगे वो 3 क्रॉस 3 जनरली आते हैं। ये तो डिफिनीशन स्टैंडर्ड है, इसलिए n वेरिएबल में डिफाइन की गई है। अब u2 का देखिए, तो u2 को x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में अप टू xn तक का डिफरेंशिएट किया, तो इसी तरह u3 के लिए हो जाएगा, और अप टू लास्ट वाली जो रो होगी वो n के लिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर्ड रहती है, आपको पता है। मैट्रिक्स में तो ऑर्डर m क्रॉस n होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में m क्रॉस m ही होता है। ठीक, तो ये आपके पास un n क्रॉस n बन करके आ जाएगा, और जो भी फंक्शन होगा यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको हम
सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं नोटेशन क्या दिया हुआ है। अब क्या है कि इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ u1 u2 un, इसे क्या कहते हैं, जैकोबियन ऑफ, यानी डिटर्मिनेंट का नाम है जैकोबियन ऑफ u1 u2 un वेरिएबल्स का, इंडिपेंडेंट फंक्शंस का जिसे कहेंगे, एंड डिनोटेड बाय इधर j इज इक्वल टू डेल, डिपेंडेंट ऊपर रहेंगे और इंडिपेंडेंट डिनोमिनेटर ऊपर, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा x1 x2 x, यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम जैकोबियन डिटरमाइन कर रहे हैं किसका, u1 u2 अप टू un का, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x1 x2 xn। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमसे किसका जैकोबियन पूछा गया है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। जिसका जैकोबियन निकालेंगे वो डिपेंडेंट और जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि डिपेंडेंट का निकाला जाएगा इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। और इसकी राइटिंग में शॉर्टकट में कहीं कहीं हम लोग u1 u2 u3 un लिख देते हैं शॉर्ट में, द वेरिएबल्स बीइंग अंडरस्टूड, यानी वहां पर वेरिएबल्स यानी इंडिपेंडेंट नहीं लिखा जाता है और इस तरह लिख देते हैं। ये तो पूरी ओवरऑल डिफिनीशन हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमें जो आगे प्रॉब्लम्स मिलेंगी जनरली वो एक्सरसाइज में भी अगर मिलती हैं तो मैं आपको बता दूं, उसमें जैसे u इज़ द फंक्शन ऑफ x y z, इस फार्मूले को याद तो वही करना है आपको, उसी का 3x3 का मैं फार्मूला लिख देता हूँ। u हो गया और ये v हो गया फंक्शन आपका x y और z का, और ये w हो गया। प्रॉब्लम जनरली u v w सिंबल में आती रहती हैं, ऐसा मैंने देखा है, और x y z हो गया। अब यहाँ पर अगर हम जैकोबियन निकालते हैं j, ठीक है, यानी कि ये लिख दिया जाएगा u v और w विद रिस्पेक्ट टू x y और z, राइट। तो अब इसकी राइटिंग कैसे करेंगे, जैसा अभी पीछे आपने पढ़ा, तो इसको हम लिखेंगे डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, पहले u के लिए, पूरी रो जो है u के लिए रहेगी, यानी फर्स्ट डिपेंडेंट की पहली रो, सेकंड डिपेंडेंट की दूसरी रो और तीसरे की तीसरी। तो यहाँ आ जाएगा डेल u अपॉन डेल z। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y एंड डेल v अपॉन डेल z। लास्ट में डेल w अपॉन डेल x और डेल w अपॉन डेल y एंड डेल w अपॉन डेल z। और इस पार्शियल डेरिवेटिव की डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लेंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी, ठीक। तो अभी फार्मूला याद करिए, इसके एग्जाम्पल से भी लिखता हूँ मैं। तो आगे देखते हैं, इसमें आगे एक स्पेशल केस दिया हुआ है। स्पेशल केस इस प्रकार से है कि इफ फंक्शन u1 u2 un ऑफ x1 x2 xn ऑफ द फॉर्म, समटाइम्स ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एब्सेंट हो जाते हैं, पूरे नहीं आते हैं, कुछ आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए u1 u2 un और x1 x2 xn, तो मतलब un फंक्शन है किसका, f1 x1, u2 किसका फंक्शन है, अब x2, यानी x1 x2 दो ही हैं, un किसका है, x1 x2 xn n तक है। तो अब अगर हम u1 का डेरिवेटिव लेंगे u1 का, तो x2 0 हो जाएगा, केवल एक ही आ पाएगा, कैसे, डेल u1 अपॉन डेल x1 नॉन जीरो आएगा, मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगी, फंक्शन दिया नहीं है इसलिए अभी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन x2 के रिस्पेक्ट में जीरो है, u1 की बात कर रहा हूं, और x3 के रिस्पेक्ट में जीरो एंड अप टू n तक सब जीरो हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम u2 में चलते हैं तो एक बात का नोटिस करिए आप कि डेल u2 अपॉन डेल x1 नॉन जीरो आएगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी इसकी। और इसी तरीके से डेल u2 का अगर आप x2 में निकालेंगे तो भी नॉन जीरो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके आगे जब चलेंगे हायर में तो क्या होगा कि फिर आपके सब जीरो होते चले जाएंगे। मतलब यहाँ एक प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखिए, एक नोट लिखा है कि एक x1 का है तो केवल x1 वाला एग्जिस्ट करेगा और सब जीरो हो जाएंगे, यार डिटर्मिनेंट में देख सकते हैं। फिर इसमें दो ही फंक्शन इंडिपेंडेंट हैं तो दो ही डेरिवेटिव नॉन जीरो होंगे जो कुछ ना कुछ वैल्यू के साथ होंगे, आपके आगे वाले सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से करते जाएंगे हम लोग। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 नॉन जीरो निकलेंगे और फिर ये जीरो निकल आएगा। चौथे में अगर चलेंगे नहीं u4 में तो फिर 4 आएंगे और फिर जीरो हो जाएंगे। nवें में पूरे आ जाएंगे क्योंकि n वाले में n इंडिपेंडेंट अवेलेबल है। तो जब आप un को डिफरेंशिएट करेंगे
तो डेल UN अपॉन डेल x1 भी आएगा, डेल UN अपॉन डेल x2 भी आएगा, इस तरीके से आता चला जाएगा। तो ये पूरा एग्जिस्ट करेगा। तो ये आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है उसके अंदर, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर। तो अब यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, एक फार्मूला होता है 12th क्लास में पढ़ा होगा, डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, यानी दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो वही लिखा है कि इसको ये प्रोडक्ट कर दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये ऐसे फार्मूला भी याद कर सकते हैं आप, या जो प्रॉब्लम आपको दी होगी उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखिए एक प्रॉब्लम ली हुई है हमने कि किस प्रकार से इसको आप सॉल्व करेंगे। यानी अभी तो कंसेप्ट बता दिया, पूरा जैकोबियन के बारे में पता लग गया आपको कि जैकोबियन की डिफिनीशन क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये है कि इफ़ u1 इज इक्वल टू x2 x3 अपॉन x1, एक प्रॉब्लम दी हुई है यहाँ पर कि u1 जो है वो फंक्शन है किसका। अब देखिए तीनों का है, x2 भी आ रहा है इसके अंदर, x3 भी आ रहा है और x1 भी आ रहा है। u2 जो है x3 x1 और x2 है, और u3 जो है आपका x1 x2 अपॉन x3 है। u2 में भी तीनों है और u3 में भी तीनों है। अब प्रूफ करना है डेल u1 डेल u2 u3 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 4, ये प्रॉब्लम है आपके पास। तो अभी थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन होता है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब u1 का जैकोबियन निकालना है आपको, ध्यान दीजिएगा, u1 u2 u3 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3, तो ये फॉर्मूला लिखते हुए चलेगा, डेल u1 अपॉन डेल x1 डेल u1 अपॉन डेल x2 डेल u1 अपॉन डेल x3, ये हो जाएगा। अब बात आती है कि डेल u1 अपॉन डेल x1 की वैल्यू, यानी कि डेरिवेटिव, u1 के तीनों डेरिवेटिव को हमें कैलकुलेट करना होगा। तो करिए, अगर हम निकालते हैं डेल u1 अपॉन डेल x1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो x2 x3 तो एज ए कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, केवल x1 का होगा, और वो भी डिनोमिनेटर में है। तो 1 अपॉन x1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन x1 स्क्वायर। आप करके देख लीजिए, पढ़ा होगा आपने कि ddx ऑफ 1 अपॉन x, ddx ऑफ 1 अपॉन x, याद रखिए, -1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा -x2 x3 अपॉन x1 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की हुई है। इसी तरह इसको जब x2 में करेंगे तो x2 का 1 हो जाएगा और x3 अपॉन x1 बचेगा, तो x3 अपॉन x1 हो गया। इसी तरह अगर आप u1 को x3 में करेंगे डिफरेंशिएट, तो x3 का 1 हो जाएगा और x2 अपॉन x1 आ जाएगा। आई थिंक ये तीनों पार्शियल डेरिवेटिव रो 1 के आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पर डेल u2 अपॉन डेल x1। अब यहाँ पर अगर u2 का निकाला जाए तो क्या निकलेगा, डेल u2 अपॉन डेल x1। अगर आप निकालते हैं तो ये आएगा x3 अपॉन x2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x3 अपॉन x2, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट नहीं करना है, x1 का करना है, तो x1 का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप करते हैं कि डेल u2 अपॉन डेल x2 कर लिया जाए, हाँ, अब की बार x2 डिनोमिनेटर में होने की वजह से 1 अपॉन x2 का डिफरेंशिएशन करना होगा, जो कि -1 अपॉन x2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा -1 अपॉन x2 का स्क्वायर, और जो कीपिंग कांस्टेंट होता है वो है x3 और x1। तो ये देखिए x3 x1 आ गया न्यूमरेटर में और बना, और अगर आप इसको 30 यानी डेल u2 अपॉन डेल x3 करते हैं 3 बार, मतलब थर्ड डेरिवेटिव में x3 में, तो x3 का फिर 1 हो जाएगा, आपके पास जो रहने वाला है वो x1 अपॉन x2। तो ये देखिए x1 अपॉन x2 लिखा हुआ। तो आई थिंक ये आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, 2 रो के डिफरेंशिएशन यानी 6 पार्शियल डेरिवेटिव्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इन्हीं से आइडिया लगा करके आप ये अपने आप करिए, ठीक। अब बात आती है कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाए। 12th क्लास का सिंप्लीफिकेशन है, इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा भी था कि आप 12th क्लास के डिटर्मिनेंट्स के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के, उन्हें सॉल्व कर लेंगे। अगर अभी तक नहीं किया है तो एक बार करिए, उसके बाद इन प्रॉब्लम्स को जब लगाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, मैं बता दे रहा हूँ। इस प्रॉब्लम में हमें x1 स्क्वायर फर्स्ट रो से कॉमन लेना है। वी विल टेक x1 स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो, क्योंकि दिख रहा है x1 है यहाँ पर। अब आप कहेंगे यहाँ नहीं है तो बना लीजिए, x1 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x1 स्क्वायर डिनोमिनेटर में तीनों कॉलम के फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ अवेलेबल हो जाएगा। अब x1 स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो -x2 x3, ये वाला x1 x3,
ये वाला x1 x2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी x2 स्क्वायर कॉमन लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, यहाँ x2 करिए, यहाँ स्क्वायर करिए, यहाँ x2 करिए, ठीक। तो x2 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए x2 x3 माइनस x1 x3 और x1 x2 आ जाएगा। यहाँ पर x3 स्क्वायर करिए और x3 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ करिए और यहाँ मल्टीप्लाई करिए, ये x3 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ जाएगा। और ये x2 x3 x1 x3 और माइनस x1 x2 आ जाएगा। देयर इज नथिंग, जस्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन विद केयरफुली। अगर केयरफुली आप करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई, तो जैकोबियन से आसान कोई चैप्टर नहीं है, ठीक। इतना आपने रख दिया। अब हमें बात करनी है कि हम इसे सर सॉल्व कैसे करें। देखिए बहुत ही सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट कॉलम में x2 x3 कॉमन आ रहा है, राइट। इसी तरीके से सेकंड कॉलम में x1 x3 कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम में x1 x2 कॉमन आ रहा है, ठीक। और अब आप इसको नेक्स्ट में देखिए, जब आप कॉमन ले लेंगे x2 x3 x1 x3 और x1 x2 फ्रॉम रिस्पेक्टिवली कॉलम C1 C2 C3, तो आपके पास ऐसा दिखने लगेगा। और x1 स्क्वायर इस x1 x1 से कैंसिल, x2 स्क्वायर ये x2 से कैंसिल, तो यहाँ कैंसिल होकर के डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बैलेंस होकर 1 दे देंगे आपको, ठीक। अल्टीमेटली आपके पास एक डिटर्मिनेंट ही बचेगी। देखिए बच गई सामने, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ R1 को चेंज करिए, इस रो को R1 प्लस R2, क्या फायदा होने वाला है, ठीक। R1 को जब आप चेंज करेंगे R1 प्लस R2 से, तो जब ये इससे जुड़ेगा तो 0 कर देगा, ये जुड़ेगा 0 कर देगा, ये जुड़ेगा तो इसको 2 कर देगा। यू विल गेट 2 zeros। दिस इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोज इन अ डिटर्मिनेंट। जितने डिटर्मिनेंट में जीरोज ज़्यादा होते हैं उतना ही हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक। अब क्या हुआ, हमने ये लगा दिया, ऐसे फार्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने। 2 यहाँ पर बाहर आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, फर्स्ट और थर्ड, यानी 1 + 3 4 हो गया। तो यहाँ पर एक आता है -1 की पावर i + j, मैं बता दूँ 12th क्लास का, i + j आता है, ठीक है। तो -1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो -1 की पावर हो जाएगा 4, जो कि हो जाएगा 1, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा आपका, ठीक है। ये निगेटिव नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक। निगेटिव नहीं लिया था मैंने वैसे भी, तो 2 है। और ये बचा हुआ, यानी जो कट करने के बाद जो आपके पास रोज और कॉलम रहेंगी, उन्हें राइट डाउन कर देंगे यहाँ पर और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। तो आई थिंक एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, और जो स्पेशल केस था प्रोडक्ट वाला वो भी समझ में आ गया। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सिंपल हैं, सिर्फ आपको ये समझना है कि जैकोबियन किसका निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। देखिए एक प्रॉब्लम और है इस समय, ये हमारे पास एग्जाम्पल 2, y1 किसका फंक्शन है, देखिए x1 का, वही जो नोट लिखा हुआ था आपका फार्मूला, और x2 किसका फंक्शन है, x1 x2 का, y3 फंक्शन है x1 x2 x3 का, और आपको प्रूफ करना है yn इज इक्वल टू दिस, शो दैट। यहाँ पर भी हमने n डिपेंडेंट का और n इंडिपेंडेंट का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। तो y1 y2 yn का जैकोबियन निकालना है और रिस्पेक्ट हमारा है x1 x2 xn यहाँ पर करना होगा, और ये रिजल्ट आएगा, ऐसा शो करना है। तो n क्रॉस n की डिटर्मिनेंट बनेगी, लेकिन बहुत टफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर है क्या कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट हैं वो एब्सेंट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर केवल एक इंडिपेंडेंट x1 है, बाकी के सब 0 हो जाएंगे। यहाँ 2 डेरिवेटिव निकलेंगे, बाकी 0 हो जाएंगे। यहाँ 3 निकलेंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा इन जीरोज का, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी हमने निकाला del y1 अपॉन del x1, दैट इज -1 आ गया, ठीक है। -1 आना ही था, लेकिन आगे के सब क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ही केवल एक हमारे पास डेरिवेटिव अवेलेबल होगा, जिसकी वैल्यू -1 है, और सब 0 हो जाएंगे। वो करके देखेंगे आप, क्योंकि नोट में बताया है और लिखा भी है। इसी तरह दूसरा जब करेंगे तो x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x1 का 1 हो जाएगा, 1 - x2 आएगा, और 2 में करेंगे तो माइनस आएगा केवल, और x1 यानी -x1 हो जाएगा, बाकी के सब 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम थोड़ी देर के लिए आपसे कहें कि 3 का किया जाए, चलिए इस पर नहीं किया है, हम लोग करते हैं। del y3 del x1 करेंगे तो कितना आएगा, x2 और 1 - x3 आएगा। क्यों, क्योंकि x1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। और del y3 अपॉन del x2 करेंगे अगर मान लीजिए हम, तो भी x2 का 1 हो जाएगा, यानी कि x1 और 1 - x3 हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि x3, तो del y3 अपॉन del x3 के रिस्पेक्ट में जब करने चलेंगे तो ये वैल्यू
x1 और x2 हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत आसान रहा। x1 में x1 एलिमिनेट हो गया, 2 में 2 एलिमिनेट हुआ बिकॉज ऑफ द डिफरेंशिएशन एज ए 1, और 3 में -1 आ गया, तो ये हो गया। तो कुल मिलाकर के आपके पास ऐसे ही बढ़ता रहेगा एंड सो ऑन, यानी आगे वाले अगर देखा जाए तो 0 हो जाएगा। डेल y3 अपॉन डेल x4 अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इनको हमने पहले निकाला, डिटरमिनेंट हम बाद में लिख रहे हैं, मतलब हमें पता है कि हमें जैकोबियन निकालने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव की नीड होती है, तो यहाँ पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला गया, बाद में जैकोबियन का फार्मूला लिखेंगे, डिटरमिनेंट लिखेंगे। कहीं कहीं पहले लिख लेते हैं हम लोग जैकोबियन का फार्मूला या डिटरमिनेंट जो है, बाद में एज पर रिक्वायरमेंट हम उसकी पार्शियल डेरिवेटिव्स डिटरमाइन करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में। तो दिस इज़ द फार्मूला। नाउ दिस इज जैकोबियन, ये हमारा जैकोबियन है और ये पूरा फार्मूला। अब यहाँ पर देखा आपने ना, पहला आ रहा था, आगे 0 हो रहे थे सब ये, तो इस तरीके से ये वाला केवल हमारा एग्जिस्ट करेगा, यानी डायगोनल एलिमेंट्स ये रखे हुए हैं, दैट इज डायगोनल के जो प्रोडक्ट है। अब क्या करेंगे, डेल y1 अपॉन डेल x1, पीछे आप स्लाइड में देख सकते हैं क्या वैल्यू आई है। एक बार देखिए, वैल्यू जो हमारी आई थी वो यहाँ पर -1 है, ये देखिए -1 है। ठीक, और इनकी दो वैल्यूज़ हैं, 1 - x2 एक आ रही है और एक ये देख रहे हैं। ये तो डायगोनल चूंकि लेना है तो ये नहीं ली जाएगी, ये वाली ली जाएगी y2 डेल x2, और इसमें थर्ड वाले में थर्ड आ जाएगी, यानी 1 का 1 के रिस्पेक्ट में, 2 का 2 के रिस्पेक्ट में, 3 का 3 के रिस्पेक्ट में जो है वो वैलिड होती चली जाएगी। ये नहीं आएगी बल्कि आपके पास ये 3 की 3 वाली यूज़ की जाएगी। देखिए नेक्स्ट में आ जाएगा समझ में आपको, ये देखिए थर्ड की थर्ड वाली ली गई है, यानी यहाँ पर जो आपके पास होगा ना डेल y3 अपॉन डेल x3, वही डायगोनल पे पड़ेगा इसके। ठीक, तो उसकी वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं पीछे, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, थर्ड यानी डेल y3 अपॉन डेल x3 की -x1 x2 है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल y1 अपॉन डेल x1, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और 3 कर दीजिए स्टार्टिंग की ये वाली, और लास्ट की जब आप निकालेंगे तो लास्ट का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, देख लेते हैं। लास्ट का इसमें ये दिया हुआ है, देखिए इसमें जब करेंगे तो इसमें जो nth का करेंगे तो यहाँ से बस -1 जनरेट होगा, और ये एज ए सब कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपको लास्ट वाला चाहिए ना, केवल एक ही चाहिए, निकलेंगे सब इसमें जब आप yn में निकालेंगे, जब yn का डेरिवेटिव निकाला जाएगा, yn का जब आप x1 में निकालेंगे तो भी आएगा, yn का x2 में निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तब भी आएगा, डेल yn अपॉन डेल x3 भी आएगा, सारे डेरिवेटिव इसके आएंगे। क्यों? इसमें सभी इंडिपेंडेंट हैं इसलिए। लेकिन नीड हमें किसकी है? हमें तो लास्ट वाले की नीड है ना। जैसे आप देखिए हमारी नीड जो है केवल लास्ट एक ही की है, केवल आपके डेल yn अपॉन डेल xn, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हो डेल। अब यहाँ xn निकालेंगे तो इट विल गिव यू द -1, तो -x1 x2 करते हुए लास्ट में आपके पास बचेगा xn -1, राइट, क्योंकि 1 - xn का जो है वो -1 आ चुका है आपके पास। ठीक, अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, -x1 up to xn -1 जैसा हमने कहा था। तो अगर देखा जाए तो -1 कितने बार है, मुझे लग रहा सब में -1 है, यानी इसमें भी -1 एक बार मिला, इसमें भी -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1, तो पूरे n क्रॉस n की डिटर्मिनेंट है, तो n बार -1 मिला, यानी -1 to the power n, तो -1 to the power n आ जाएगा। ठीक, x1 कितने बार मिला, x1 आपको एक बार कम मिलेगा, मतलब x1 सब ओवरऑल में से x1 इसमें जो ब्रैकेट है वो n ब्रैकेट्स हैं, तो n ब्रैकेट में पहला ब्रैकेट तो -1 का था, वो निकल गया, तो कितने ब्रैकेट्स बचे अगर देखा जाए, n - 1 ब्रैकेट बचे, तो x1 कितने बार होगा, n - 1 टाइम्स होगा, तो x1 की पावर n - 1। उसी तरह अगर हम आगे बढ़ें x2 के लिए, तो अब कितने ब्रैकेट बचेंगे आपके पास, n - 2 बचेंगे, और x2 कितने बार है, n - 2 हर ब्रैकेट में होगा ऑनवर्ड्स, तो x2 की पावर n - 2। इसे x3 की करेंगे, इस तरह x4, लेकिन ज़रूरत नहीं है, केवल लास्ट का आप लिख दीजिए, xn - 1 मात्र और मात्र एक ही बार होगा, केवल एक बार, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर xn - 1। तो आई थिंक ये पूरा कंसेप्ट यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये कैलकुलेशन को कैसे किया गया है और कैसे सिंप्लीफाई किया गया है। अब हमने यहाँ जो प्रॉब्लम्स आपको दी हैं वो आप देख लीजिए, इस एक्सरसाइज को आपको करना है। इसमें हमने मेनली 6 क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आसानी से किए जा सकते हैं, आसान क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे x
वाई, यहाँ x डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट, ये बात का ध्यान रखिएगा। कभी x y डिपेंडेंट हो सकते हैं, कभी u भी हो सकता है एज पर द क्वेश्चन। तो यहाँ x और y डिपेंडेंट हैं, तभी x y का निकालना है और रिस्पेक्ट है u। तो अगर यहाँ जैकोबियन की बात करें कि हमारा डेल x y है विद रिस्पेक्ट टू u v है, तो हमारा जैकोबियन क्या बनेगा, तो डेल x अपॉन डेल u बनेगा और डेल x अपॉन डेल v आएगा, राइट। क्योंकि इस बार हमें जो जैकोबियन निकालना है वो एक्स वाई का निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, यू वी। तो डेल वाई अपॉन डेल यू हो जाएगा और डेल वाई और डेल वी। दिस इज द फार्मूला फॉर प्रॉब्लम नंबर 1। मैंने आपको हिंट दे दिया और इसी तरीके से आप ये तो खैर कर ही सकते हैं। हाँ, एक बात ये है कि अभी जो जैकोबियंस की डेफिनेशन पढ़ी उसमें n क्रॉस n वेरिएबल एग्जाम्पल्स लगाए, उसमें एक बार n क्रॉस n का सेकंड एग्जाम्पल, पहला आपका 3 क्रॉस 3 का ही निकला। तो ऐसे 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है। तो जस्ट इजी क्वेश्चंस हमने पहले 2 ले लिए, ये इजी है क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है, आसानी से लगेंगे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में ये वाला, और इसमें 3 डिपेंडेंट है एक्स वाई जेड और 3 इंडिपेंडेंट हैं। कौन से, रो फाई और जेड। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा हो तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अब चलते हैं आगे हम लोग, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, पढ़ा है तो ठीक नहीं है, आगे के लेक्चर्स में आपको मिलेगा पढ़ने को। ये x4 देखिए, x r sin थीटा cos फाई, r sin थीटा sin फाई, r cos थीटा। यहाँ पर डिपेंडेंट कौन, x y z, जो लेफ्ट में लिखे रहते हैं, ये हो गए आपके x y z डिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट कौन हुआ, r है, थीटा है और फाई है, r थीटा एंड फाई, तो ये तीनों हो गए इंडिपेंडेंट। यानी आपको जैकोबियन निकालना है एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई। तो आंसर होना चाहिए आर स्क्वायर साइन थीटा। कैलकुलेशन होता है इसमें, ध्यान रखिएगा, इसमें मिस्टेक होने का चांस भी है इन 2 क्वेश्चन में खास तौर से, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है। जनरली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो सिंप्लीफाई करने में, तो क्योंकि प्रैक्टिस कम रहती है। जितनी प्रैक्टिस आप बढ़ाते जाएंगे अपनी, जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार 4 बार, एक बार लगा लिया 10-15 दिन बाद फिर उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया आपने, तो उस रिवीजन से क्या होता है कि जो हम भूल रहे होते हैं वो पकड़ में आ जाता है, रिकॉल हो जाता है। तो इसलिए रिवीजन डे बाय डे बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, अब आते हैं हम इसमें भी एक्स वाई यहाँ पर है, वाई और जेड इनका निकालना है, यानी जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू यहाँ पर भी करना होगा। आ जाएगा आपका यहाँ पर यू वी और डब्ल्यू, यहाँ पर यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन निकालना है आपको। ठीक, लिखा है कंप्यूट द जैकोबियन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो अल्टीमेटली डिपेंडेंट जो होगा यही माना जाता है कि आपको इसी का जैकोबियन निकालना है, यानी यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। यू हैव टू फाइंड द जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। इसीलिए आंसर जो है इंडिपेंडेंट में आ रहा है। सब देखिए आप जितने भी सोल्यूशन आप देख रहे हैं, इनके आंसर्स देख रहे हैं, सब आपके इंडिपेंडेंट देखिए, आर और थीटा। डिपेंडेंट में नहीं आएगा, क्योंकि डिपेंडेंट का तो हम जैकोबियन निकाल ही रहे हैं। ये अभी एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये अगले लेक्चर में आप पाएंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस के जैकोबियंस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। और ये ऑल द 6 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में हैं, इन्हें करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐप से वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर के आप ये स्टडी मटेरियल पीडीएफ में है वो डाउनलोड करिए, हार्ड कॉपी निकालिए और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। बाद में इन क्वेश्चंस के हम मिसलेनियस एक्सरसाइज देंगे आपको, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट चल रहे हैं अभी आपके, इसलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और बाद में हायर प्रैक्टिस के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चंस की, इसके लिए मैं आपको काफ़ी क्वेश्चंस के कलेक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज प्रोवाइड करूँगा। तो आई थिंक आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो लाइव क्लासेस में आकर के डाउट्स क्लियरिंग सेशन है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।